एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज व विकास की जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम चला रहे हैं, उसका जो सेट नंबर 5 है उसको आज यहाँ पे हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो सेट नंबर 5 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन ग्राम समाज व विकास के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है यह क्यों फेमस है, आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है यह आम के लिए फेमस है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आम के लिए यह फेमस है आपका मलिहाबाद। तहसीलदार किस काल का शब्द, यहाँ पे काल पूछा जा रहा है, तो किस समय का शब्द है तहसीलदार। तो आप याद कर लीजिएगा, जो आपका तहसीलदार है यह मुगल काल का शब्द है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल काल का शब्द है आपका तहसीलदार, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक लिस्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे जिला प्रशासन संरचना की जो लिस्ट है मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है। यहाँ पे विभिन्न अधिकारियों को लिखा गया कि किस स्तर पर कौन सा अधिकारी प्रमुख होता है। तो जिला स्तर पर आपका जिलाधिकारी प्रमुख होते हैं, उसके जिला के बाद आपका नीचे आता है उसे अनुभाग या उप संभाग आता है, और अनुभाग और उप संभाग के नीचे आपके मतलब के प्रमुख होते हैं एसडीओ और एसडीएम, और अनुभाग या उप संभाग के नीचे आपका आता है कौन सा स्तर, तो तहसील या तालुका का आता है, जिसके प्रमुख अधिकारी आपके तहसीलदार होते हैं। और तालुका के नीचे आपका आता है राजस्व वृत्त, जिसके प्रमुख अधिकारी आपके राजस्व निरीक्षक होते हैं। और इसके बाद राजस्व वृत्त के नीचे आपका आता है पटवारी हल्का, जिसके प्रमुख अधिकारी आपके होते हैं लेखपाल। तो ये स्तर, ये संरचना आप याद देखिएगा, यानी कि जिले स्तर पे आपका जिलाधिकारी ऊपर होता है, फिर उसके बाद नीचे आपका आता है मतलब जिलाधिकारी सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद एसडीओ या एसडीएम, फिर तहसीलदार, फिर राजस्व निरीक्षक, फिर लेखपाल। और ये स्तर भी आप याद देखिएगा, किस स्तर पर कौन सा अधिकारी होता है प्रमुख, यहाँ पे लिखा गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इक्री सैट की यहाँ पे बात हो रही है। इसको बताना है कि इक्री सैट भारत में कहाँ स्थित है। इक्री सैट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसोर्स इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो इक्री सैट आपको मिलेगा हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही। जो आपका इक्री सैट है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है आपका इक्री सैट। आपको पता होगा राजस्व विभाग के द्वारा एक योजना का संचालन किया जाता है जिसका नाम है आम आदमी बीमा योजना। तो इसी आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में कुछ कथन नीचे दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है इस आम आदमी बीमा योजना के बारे में। तो आइए देख लेते हैं इस कथन को। पहला कथन क्या कह रहा है, इस योजना के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति होते हैं। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है, और जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति होते हैं उनको इस योजना का लाभ मिलता है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है, इस योजना के पात्र कौन होते हैं, तो 18 वर्ष से लेकर 59 आयु तक के जो लोग होते हैं ये इस योजना के पात्र हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी आपका बिल्कुल सही है। इस योजना में जो प्रीमियम राशि है वो 50 रुपये रखी गई है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमें 50 रुपये की जगह 200 रुपये जो है इसकी प्रीमियम राशि है। तो आपका तीसरा वाला कथन गलत दिया गया था। और इसकी जो कार्यदायी संस्था वो है LIC, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है इसकी कार्यदायी संस्था है आम आदमी बीमा योजना की। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसमें से जो तीसरा वाला कथन दिया गया था इसकी प्रीमियम राशि वाला, यह गलत था। यहाँ पे 50 रुपये की जगह प्रीमियम राशि 200 रुपये होती है आम आदमी बीमा योजना की। इसके बाद यह राजस्व विभाग की योजना है आम आदमी बीमा योजना, तथा इसमें जो है अगर किसी व्यक्ति के, यानी कि जो बीमित व्यक्ति है जिसने अपना बीमा करवाया इसके अंतर्गत, अगर उस बीमित व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है तो उसको 30,000 रुपये का सहायता दी जाएगी। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल डेथ अगर होती है किसी बीमित व्यक्ति की तो उसको 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। अगर उसकी दुर्घटना से कारण मृत्यु, यानी कि जो बीमित व्यक्ति है इसके अंतर्गत जो बीमा लिया हुआ व्यक्ति है उसकी दुर्घटना से यानी कि एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में उसको जो है 75,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। अगर दुर्घटना में वह अपंग हो जाता है तो पूर्णतः यानी कि पूर्ण रूप से अपंग हो जाएगा, यानी कि उसका हाथ पैर कभी भी जिंदगी में काम नहीं करेगा, तो उस परिस्थिति में भी उसको 75,000 रुपये की ही सहायता दी जाएगी। इसके बाद अगर आंशिक रूप से वह अपंग होता है, यानी कि कोई शरीर का एक हिस्सा अपंग हो जाता है उसका दुर्घटना में, तो उसको जो है 37,500 रुपये की जो है सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे आम आदमी बीमा योजना की। और निम्नलिखित में से दुर्बल वर्ग कौन सा नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा दुर्बल वर्ग नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका जो लघु सीमांत कृषक
है वर्ग, यह दुर्बल वर्ग के अंतर्गत नहीं आते, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लघु सीमांत कृषक है यह दुर्बल वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भारतीय समाज में जो कुछ आपकी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां हैं, जैसे आपका अनुसूचित जाति हो गया, औद्योगिक श्रमिक हो गए या अनुसूचित जनजाति हो गई, ये दुर्बल वर्ग में आते हैं, परंतु आपके लघु सीमांत कृषक ये दुर्बल वर्ग में नहीं आते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सभी गांव में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल कब नियुक्त किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि सभी गांव में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल को कब नियुक्त किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो जब इसको नियुक्त किया गया था तो वर्ष था 1918 का। 1918 में सभी गाँवों के प्रतिनिधि के रूप में जो है लेखपाल को नियुक्त किया गया था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1918 इसका राइट आंसर है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पीडीएस सिस्टम की बात हो रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। तो पीडीएस की जो शुरुआत है भारत में कब हुई थी? 1947 में हुई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पीडीएस की जो शुरुआत है सर्वप्रथम बार 1947 में की गई थी। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना कि कौन सा फैक्ट गलत है, यहाँ पे किसका जो फैक्ट है वो गलत दिया गया है, उसकी आपको पहचान करनी। तो ये देख लेते हैं। और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की जो स्थापना है 1973 में की गई थी, बिल्कुल सही है। जो आपकी राज्य स्तर पर उत्पादन मंडी परिषद, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी, बिल्कुल ही सही है, इसको आप याद कर लीजिएगा। पहला वाला कथन आपका सही है। और इसके बाद आपका राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? तो आपका जो राज्य कृषि प्रबंध संस्थान है आपको मिलेगा रहमान खेड़ा, लखनऊ में। सेकेंड वाला भी आपका बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र आपका मेरठ में है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र मेरठ में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? यह आपको मिलेगा वाराणसी में। जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, यहीं पे ईरी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका गलत दिया गया था, यहाँ पे मेरठ की जगह वाराणसी होना चाहिए था। इसके बाद उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में की गई थी, यह भी कथन आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश जो भूमि सुधार निगम है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इस निगम की स्थापना की गई थी 1978 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका गलत दिया गया था, यहाँ पे मेरठ की जगह वाराणसी होना चाहिए था। बाकी आपके तीनों ऑप्शन सही थे, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे इस प्रश्न से, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक यहाँ पे पूछे गए हैं, कौन है? तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक यहाँ पे पूछे गए कौन हो जाएंगे? तो इस पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा? तो इस पुस्तक को लिखा गया है आपका पंधारी नाथ एच प्रभु के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पंधारी नाथ एच प्रभु के द्वारा हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक जो पुस्तक है वह लिखी गई है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री व पंचायती राज मंत्री कौन है? आपसे पूछा जा रहा है। तो केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री हमारे कौन है? तो गिरिराज सिंह हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। श्री गिरिराज सिंह जो हैं ये वर्तमान में हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, इनके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री यानी कि आपका गिरिराज सिंह वाला ऑप्शन यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इजारेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? तो इजारेदारी व्यवस्था की जो शुरुआत है हुई थी वॉरेन हेस्टिंग के समय में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ड्रिप इरिगेशन पद्धति का जन्म स्थान यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कौन सा है? तो ड्रिप सिंचाई पद्धति की जो शुरुआत है यह इजराइल से मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, इजराइल से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना भारत सरकार के द्वारा इसको कब शुरू किया गया था? तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था?
तो गरीबी हटाओ का नारा जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपकी गरीबी हटाओ का जो नारा था यह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1974 से लेके 1979 तक इसका कार्यकाल था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कहाँ पर? तो भारत का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय था यह स्थापित किया गया था पंतनगर में। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, पंतनगर में 1960 में। कब? तो 1960 में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था जिसका नाम था जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय। जिसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट। तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1960 में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1960 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई 1952 को यह प्रभावी हुआ था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 1 जुलाई 1952। यहाँ पे सब यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 जुलाई वाला ऑप्शन जो आपका है 1 जुलाई 1952 को जो है आपका जो यह भूमि सुधार अधिनियम था लागू हुआ था। तथा यह भूमि सुधार अधिनियम कौन सा? तो 1950 का, इसे आप याद कर लीजिएगा, 1950 का यह भूमि सुधार अधिनियम है उत्तर प्रदेश का, जो प्रभावी हुआ था, जो लागू हुआ था 1 जुलाई 1952 को। तो ये वर्ष डेट आपको याद रखनी है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? यानी कि ग्रामीण नेतृत्व के उभरते हुए प्रतिमान की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें से शिक्षा व युवकों के महत्व का उदय बिल्कुल सही है। ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय बिल्कुल सही है। उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता, यह आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे गलत है, यह विशेषता नहीं है, सी वाली। इसके बाद परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास, यानी कि आपका यहाँ से जो सी वाला था यह विशेषता नहीं है। ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की विशेषता इसमें से ऑप्शन सी वाला नहीं, बाकी आपके सभी विशेषताएं, यानी कि शिक्षक व युवकों के महत्व का उदय, ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, परिवार व जाति के प्रभाव का ह्रास, ये सभी विशेषताएं हैं, परंतु उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान में ग्रामीण नेतृत्व निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो वर्तमान में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक आपका हो जाएगा आर्थिक स्थिति, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्थिक स्थिति इसका राइट आंसर है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो शिक्षा और योग्यता होती है ये भी ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारण करते हैं, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नांकित में से कौन सा सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता है? तो इसमें से कौन सा सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं, यानी कि जिससे समुदाय का विघटन होता है, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से सामुदायिक विघटन की श्रेणी में आपका कौन सा नहीं आएगा? तो इसमें से आपका जो तलाक है या सामुदायिक विघटन की श्रेणी में नहीं आएगा। बाकी तीनों आपके बेरोजगारी, निर्धनता और भ्रष्टाचार, ये सभी आपके सामुदायिक विघटन की श्रेणी में आते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। लेकिन जो तलाक है या वैयक्तिक कारण होता है जिसके फलस्वरूप जो है पारिवारिक जो है विघटन होता है, तो इस पर आप याद कर लीजिएगा। लेकिन जो सामुदायिक विघटन की श्रेणी है उसमें आपका बेरोजगारी है और निर्धनता है और भ्रष्टाचार आपका हो जाएगा, ये सामुदायिक विघटन की श्रेणी में आते हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो तलाक है या वैयक्तिक कारण की श्रेणी में आता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न, वर्तमान में कंप्यूटरीकृत खसरे में कितने खाने होते हैं? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, लेटेस्ट एकदम अपडेट है और थोड़ा सा खसरा में यहाँ पे परिवर्तन किया गया था, तो उसी को एकदम यहाँ पे मैंने सम्मिलित किया हुआ है। तो खसरा जो होता है इसमें वर्तमान में जो अब जो है ऑनलाइन सब चीज़ें हो गई हैं, तो अब खसरा जो बनेगा आपका कंप्यूटरीकृत रहेगा। तो इसमें जो है अब कितने खाने होंगे? तो अब कंप्यूटरीकृत खसरे में आपके खाने रहेंगे 46, यानी कि 46 रहेंगे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो 46 वाला ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इस प्रश्न में डाउट है, इसको अभी रहने देते हैं। अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो सघन पशु विकास कार्यक्रम है यह किस वर्ष में चलाया गया था। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था। आपको बताना है कि जो सामूहिक कृषि है इसका प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू हुआ था। तो सामूहिक कृषि का जो प्रचलन था यह शुरू हुआ था आपका USSR में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्व का जो सोवियत संघ है वहाँ पे। PM व्यास समिति किससे संबंधित है, तो कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित आपकी PM व्यास समिति, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो PM व्यास समिति थी इसका संबंध था कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने, आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है वर्तमान में, इसकी आपको पहचान करनी है, बतानी है आपको। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इनका नाम उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनका नाम हम रहने देते हैं, बस 9 आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इसके बाद किसी यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक सामाजिक समस्या है। तो दिए गए ऑप्शंस में से सामाजिक समस्या कौन सी है, तो अस्पृश्यता जो है यह आपकी एक सामाजिक समस्या है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अनटचेबिलिटी आपकी यह एक प्रकार की सामाजिक समस्या है। और अनटचेबिलिटी से संबंधित हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17 जो है यह अस्पृश्यता के छुआछूत के अंत की बात करता है, और अस्पृश्यता के अंत की बात करता है आर्टिकल 17, आर्टिकल 17। इसे आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्पृश्यता जो है यह एक सामाजिक समस्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक गज कितने के बराबर होता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो एक गज होता है वह कितने के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक गज में आपका 1 यार्ड होता है, बिल्कुल सही है। एक गज में आपका 0.91 मीटर होता है, यह भी बिल्कुल सही है। एक गज में आपका 36 इंच होता है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों जो मान दिए गए बिल्कुल सही है, ये तीनों मान आपके बिल्कुल ही सही हैं। इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा। एक गज में 1 यार्ड, एक गज में 0.91 मीटर और एक गज में आपका 36 इंच होता है। वहीं एक गज में आपका 9 वर्ग फीट भी होता है। कितना, तो 9 वर्ग फीट भी आपका एक गज में होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक पक्का बीघा में क्या होता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो एक पक्का बीघा होता है इसमें 1 स्क्वायर जरीब होता है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। एक पक्का बीघा जो है आपका 20 बिस्वा के बराबर होता है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। एक पक्का बीघा जो है आपका 3025 वर्ग गज के बराबर होता है, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक पक्का बीघा में आपका 2529 वर्ग मीटर भी होता है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। 2529 वर्ग मीटर होता है आपका एक पक्का बीघा में। इसके अलावा एक पक्का बीघा में आपका 27,225 वर्ग फुट भी होता है। तो ये सारे मान आपको याद रखने हैं एक पक्का बीघा के, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, महालवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा किसने दी थी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो महालवाड़ी व्यवस्था है इसका प्रवर्तक, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था की जो अवधारणा थी दी गई थी मैकेंजी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मैकेंजी के द्वारा जो है महालवाड़ी व्यवस्था की जो अवधारणा थी वह दी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा यह जो आपका महालवाड़ी व्यवस्था थी यह ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भूभाग पर लागू की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। महालवाड़ी व्यवस्था में लंबदार किसे कहा जाता था। तो आप याद रखिएगा, महालवाड़ी व्यवस्था में जो लंबदार है यह गांव के मुखिया को कहा जाता था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जो आपकी महालवाड़ी व्यवस्था थी इसमें लंबदार हम किसको कहते थे, तो गांव के मुखिया को लंबदार कहा जाता था आपका महालवाड़ी व्यवस्था में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे लंबर होगा, इस प्रकार से लिखाएगा, लंबरदार होगा। तो गांव का जो मुखिया होता था उसको महालवाड़ी व्यवस्था में हम लंबरदार कहते थे। तो गांव का मुखिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है हरियाणा के पानीपत से की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हरियाणा के पानीपत से जो है इसकी शुरुआत की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। चलिए इस योजना से रिलेटेड मैं 2 प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूँ जो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। पहली चीज़, इससे जुड़े एक किताब हाल ही में लॉन्च की गई थी स्मृति ईरानी के द्वारा, तो उस किताब का आपको नाम बताना है। और इसके बाद इस योजना का वर्ष आपको बताना है कि इस योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। इन दोनों प्रश्नों का आप जवाब कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिमायत योजना का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो हिमायत योजना का संबंध आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर से संबंधित है हिमायत योजना तथा जम्मू कश्मीर में कौशल सशक्तिकरण व रोजगार हेतु इस योजना को शुरू किया गया था जिसका नाम है हिमायत योजना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया है, क्या है? तो निर्मल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन वाला ए यहाँ पे है। खुले स्थान पर मल त्याग की पारंपरिक प्रथा का समापन, यानी कि लोगों के बीच जो है स्वच्छता के बारे में और लोगों को अवगत कराना इस योजना का मेन उद्देश्य था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 2012 को इस योजना को शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। खुले स्थान पर मल त्याग की पारंपरिक प्रथा का समापन करना, यानी कि लोगों के मध्य लोगों के मध्य स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मेन मोटिव था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसका भी ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना इसका मेन उद्देश्य है और दीनदयाल अंत्योदय योजना का। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रधार आपसे पूछा जा रहा है कौन थे? तो आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो थे ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। और 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत चुनाव कब हुए थे? आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत चुनाव कब करवाए गए थे? तो 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में जो प्रथम ग्राम पंचायत चुनाव थे ये हुए थे वर्ष 1995 में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1995 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में जागीरदारी प्रथा किस काल में विकसित हुई थी? तो भारत में जो जागीरदारी प्रथा या किस काल में विकसित हुई थी? तो इसका जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारत में जागीरदारी प्रथा आपकी विकसित हुई थी मुस्लिम शासनकाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जागीरदारी प्रथा थी इसका जो विकास था भारत में मुस्लिम शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मुस्लिम शासनकाल में जो है जागीरदारी प्रथा का विकास हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तहसील का विभाजन किसके अंतर्गत होता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो तहसीलों का जो विभाजन है वो गांव में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो तहसील होती हैं इनका विभाजन किस स्तर पर होता है? मैंने आपको बताया अभी कि तहसीलों का जो विभाजन है या गांव में किया जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि जो तहसील होती हैं और तहसील दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि जो तहसील दिवस होता है यह कब मनाया जाता है। इसका जवाब आप फटाक दे कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गाँव में। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना का यहाँ पे जिक्र किया गया, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना और समन्वित विकास योजना। तो इसको आपको बताना है कि इस योजना के अंतर्गत किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह योजना जो है 2021-22 के बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा। तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया 2022 तक, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, वर्ष 2022 तक। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए दृढ़ संकल्पित है यूपी गवर्नमेंट। तो 2000 इस योजना का नाम यहाँ पे क्या है? तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 2022 तक
आय को दुगने करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, NSAP राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो NSAP की जो शुरुआत है यह किस वर्ष में की गई थी? तो 15 अगस्त 1995 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 अगस्त 1900 सॉरी यहाँ पे सी वाला है ना 95, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 अगस्त 1995 को जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 अगस्त 1995 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कितने प्रकार के ऋण की व्यवस्था की गई है? तो टोटल 3 प्रकार के ऋण की व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 ऋण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक है आपका शिशु लोन हो गया, इसके अंतर्गत 50,000 का लोन मिलता है। किशोर लोन योजना के अंतर्गत आपका 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है। और तरुण लोन योजना के अंतर्गत आपका 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत राजस्थान के बांसवाड़ा से की गई थी। कहाँ से? तो राजस्थान के बांसवाड़ा नामक स्थान से इस योजना को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू किया गया था? तो 3 जून 2011 को 3 जून 2011 को इस मिशन को शुरू किया गया था राजस्थान के बांसवाड़ा से, जिसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नलकूपों के द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में की जाती है? तो नलकूपों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है यह करने वाला राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में जो है नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। राजस्व परिषद के इलाहाबाद कार्यालय में कुल कितने अनुभाग हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि जो राजस्व परिषद का इलाहाबाद और कार्यालय है इसमें कुल कितने अनुभाग हैं? तो राजस्व परिषद का जो इलाहाबाद वाला कार्यालय इसमें टोटल आपको 2 अनुभाग मिलेंगे। वहीं राजस्व परिषद के लखनऊ वाले कार्यालय में आपको लेंगे 19 अनुभाग। तो दोनों आपको याद रखना है। राजस्व परिषद का इलाहाबाद कार्यालय जो इसमें आपको 2 अनुभाग मिलेंगे, और राजस्व परिषद का जो लखनऊ वाला कार्यालय है इसमें आपको मिलेंगे कितने अनुभाग? तो आपको मिलेंगे 19 अनुभाग। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो जिलाधिकारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिलाधिकारी का काम होता है कि वो जिले में शांति व्यवस्था को कायम रखे, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा प्रधानों के निर्वाचन संबंधित याचिका सुनी जाती है किसके पास? तो ग्राम पंचायतों के सदस्यों तथा प्रधानों के निर्वाचन संबंधित जो याचिका होती है ये SDM यानी कि उप जिलाधिकारी के पास सुनी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है, उप जिलाधिकारी के पास। अगला प्रश्न आपके सामने है, और लखनऊ के राजस्व अनुभाग 11 का यहाँ पे कार्य आपसे पूछा जा रहा है क्या है? तो ये सभी जो कार्य हैं ये लखनऊ के राजस्व अनुभाग 11 के हैं, और मौसम और कृषि की दशा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अग्नि दुर्घटना के कारण हुई क्षति की जांच करना, भुखमरी की सूचना देना, ये सभी जो कार्य हैं आपके लखनऊ के राजस्व अनुभाग 11 के हैं। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान आपको मिलेगा हरदोई में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, हरदोई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात किस राज्य में दर्ज किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे कम शिशु का लिंगानुपात था वह किस राज्य में दर्ज किया गया था? इसका जवाब आपको देना है। तो चलिए इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा शिशु का लिंगानुपात किस राज्य में था और सबसे न्यूनतम किस राज्य में था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों जितने भी प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ हाई लेवल के प्रश्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश किया कीजिए। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण मतलब कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं माना जाएगा? तो भारत में निर्धनता का कारण माना जा सकता है उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? बेरोजगारी हो सकती है निर्धनता का कारण, और शिक्षा हो सकती है निर्धनता का कारण। इसके बाद जो निर्धनता का कारण है उपयुक्त नहीं माना जा सकता वो है काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा का न होना। यह जो है आपका भारत में निर्धनता का अधिक उपयुक्त कारण नहीं दिखता है। तो यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे
बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला जो है सही हो जाएगा, यानी कि काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा करना होना यह भारत में निर्धनता के अधिक उपयुक्त कारणों में से नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों में से कौन कौन से आते हैं? तो भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण है जैसे आपका हो गया बेरोजगारी हो गया, अशिक्षा हो गया, भाग्यवादिता यानी कि भाग्य के भरोसे बैठना हो गया, इसके बाद रूढ़िवादिता हो गया। ऐसे भी आपके भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण हैं, परंतु इसमें से काम मिलने पर भी काम की इच्छा का न होना यह निर्धनता का उपयुक्त कारण नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर जो 8 है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।